मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक याद करवा दिया हूँ जो रटने वाली थी। मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद करा दिया। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, जिसमें आज समझ लीजिए आज ये पहला क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसमें सारे थ्योरी को क्या है हम समझाएंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह से हम पढ़ेंगे। पहले उसका शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए, उदारवादी चरण। सबसे पहले हम देखेंगे उदारवादी चरण। इसी को बोलते हैं नरमपंथी विचारधारा। क्या बोलते हैं? नरमपंथी विचारधारा। देखिए, इसका डेट देखते हैं। मैं आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बताया था। तो ये 1885 से लेकर 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन तक। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना, इसके बीच जो हुआ था कार्यक्रम उसे हम उदारवादी चरण के रूप में जानते हैं। देखिए, उसके बाद इसे दूसरा जो है उग्रवादी चरण। क्या बोलते हैं? उग्रवादी चरण, या तो इसी को बोलते हैं गरमपंथी विचारधारा। गरमपंथी विचारधारा। इसका जो डेट है, देखिए, गरमपंथी विचारधारा का डेट इसके बाद 1905 से लेकर 1919 तक हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे गांधीवादी चरण। क्या देखेंगे? गांधीवादी चरण। देखिए, गांधीवादी चरण में हम देखेंगे 1919 से लेकर 1947 ईस्वी, जब भारत आजाद हुई थी, जब तक क्या माना जाता है? गांधीवादी चरण 1919 से 1947। सबको एक एक करके हम क्या है सबका एक एक करके अच्छे तरीके से ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं उदारवादी चरण। क्या देखते हैं? उदारवादी चरण। देखिए, उदारवादी चरण या नरमपंथी, ये 1885 से 1905 ईस्वी तक का जो चरण है, ये माना जाता है उदारवादी चरण। जो उदारवादी चरण के अंतर्गत, ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा था। इसमें जो जितने भी आंदोलन हुआ है 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक, सारे जो आंदोलन हुआ है उदारवादी नेता उसके नेतृत्व की है। ये नेता उदारवादी नीतियों तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शनों का पर विश्वास रखते थे। इसलिए इसके फिर हम देखेंगे विचारधारा और कार्यप्रणाली। देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, उदारवादी चरण। देखिए, उदारवादी चरण में क्या बताया मैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले 1885 से 1905 ईस्वी का चरण क्या माना जाता है? उदारवादी चरण। उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, 1885 से 1905 ईस्वी तक का चरण उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें आंदोलन का नेतृत्व उदारवादी नेताओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, जितने भी आंदोलन का नेतृत्व क्या है उदारवादी नेताओं के हाथ में होती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो नेता थे, ये नेता उदारवादी तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शन पर विश्वास करते थे। क्या करते थे? विश्वास करते थे। देखिए, इनका जो है उदारवादी नेता का क्या है, अहिंसक विरोध प्रदर्शन पर विश्वास होता था। देखिए, इसमें अब हम देखेंगे इनकी विचारधारा क्या थी। उदारवादी चरण की विचारधारा, ठीक है, विचारधारा और कार्य प्रणाली, मतलब इनकी कार्य प्रणाली क्या थी। देखिए, विचारधारा और कार्य प्रणाली उग्रवादी नेताओं के
विचारधारा और कार्यप्रणाली को हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये उदारवादी लोग विरोध हेतु क्या है, संवैधानिक तरीकों का पालन करते थे, ठीक है, या अपनाते थे, पालन करते थे। इनका जो विरोध करने का तरीका क्या था, संवैधानिक था, ठीक है, वो संविधान के अनुसार विरोध प्रदर्शन। देखिए, इनका जो था ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद पर पूर्ण क्या था, ब्रिटिश संसद पर पूर्ण विश्वास था। देखिए, ये मतलब कौन, नरमपंथी अस्वस्थ थे कि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण होना था। देखिए, उदारवादी चरण 1885 से लेकर, ठीक है, 1905 ईस्वी तक का चरण को उदारवादी चरण माना जाता है। आंदोलन का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथों में था। ये नेता क्या थे, नीतियों का अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। इनकी कुछ विचारधारा थी, कार्य प्रणाली, कार्य करने का तरीका था। क्या विचारधारा थी, ये जो है संवैधानिक तरीकों का पालन करती थी। जो भी संवैधानिक तरीका होना चाहिए उसका पालन करती थी उदारवादी नेता। ब्रिटिश संसद पर पूर्ण विश्वास था, ब्रिटिश संसद क्या है, अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा करेगी, इसलिए उस पर विश्वास था। धर्मपंथी अस्वस्थ थे कि अंग्रेज मूल उद्देश्य भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण, मतलब ये अस्वस्थ थे कि ये अंग्रेज जो है भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करेगी, भारतीयों को न्याय देगी, इसलिए ये क्या है, ये पूर्ण बदलाव नहीं चाहते थे, मतलब अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, बस उसके नीति में बदलाव चाहते थे, अपनी बात को उन्हें मनवाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो है उग्रवादी नेताओं के बातों पे क्या ध्यान नहीं देती थी, इनके बातों को नहीं मानती थी, ठीक है। ये मतलब नीति तो सही अपनाते थे, नीति सही बताते थे, इस तरह से कार्य होना चाहिए भारत में, भारतीयों को ये रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन उदारवादी नेताओं की जो है बातों को अंग्रेज क्या है ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। इसी कारण अंग्रेज जो है अपनी नीति को क्या है अपने अनुसार चलाते थे और भारत में क्या है अपनी नीति को क्या है विस्तार करते थे। लेकिन उदारवादी नेता उन्हें रोक नहीं पाते थे। तभी जो है उदारवादी जो नेता था, इनकी क्या थी, 3 तरह की नीति अपनाते थे अंग्रेजों के सामने, ठीक है। उसे 3P के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसमें उसे बोला जाता था प्रेयर, ठीक है, मतलब प्रार्थना, याचिका और विरोध। मतलब प्रार्थना, याचिका और विरोध के माध्यम से अंग्रेजों से क्या है अपनी मांग रखते थे। लेकिन देखते हैं ये इसमें कौन कौन गर्मपंथी नेता और उदारवादी नेता। सबसे पहले हम गर्मपंथी और उदारवादी नेता को याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आती है कि निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता है और कौन सा उदारवादी और कौन सा गर्मपंथी नेता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को हम याद करते हैं अच्छे तरीके से। आगे इसको रब करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे आप देखते हैं, क्या देख रहे थे, उदारवादी। देखिए उदारवादी ने देखिए दो पद्धतियों को दो दो पद्धतियों ठीक है नियोजित किया। देखिए कौन कौन सी दो पद्धति, सबसे पहले दो पद्धतियों में ये पहला मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना। क्या करना, मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना। दूसरा देखिए ब्रिटिश
ब्रिटिश सरकार को उनकी मांग के तर्ज पर क्या है सुधार लाने के लिए क्या करना, मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना उदारवादियों की क्या थी पद्धति थी। ब्रिटिश सरकार को उनकी मांग के तर्ज पर सुधार लाने के लिए क्या करना, राजी करना। हम देखते हैं नरमपंथियों के विधि को हम क्या है 3P के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर में आता है हर बार, और ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। देखिए देखिए नरमपंथियों की विधि को 3P, ठीक है, 3P के नाम से। देखिए 3P मतलब क्या क्या है। पहले P का मतलब क्या, प्रार्थना, ठीक है। दूसरे P का मतलब याचिका, और तीसरे P का मतलब क्या करना, विरोध। देखिए P से प्रार्थना मतलब प्रेयर, प्रे करना, प्रार्थना। तरह से देखिए प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट। याचिका को पिटीशन बोला जाता है, विरोध को प्रोटेस्ट बोला जाता है, और प्रे को प्रार्थना बोला जाता है। इसी के तर्ज पर उग्रवादियों ने क्या है, उदारवादी ने क्या है अंग्रेजों से क्या करते थे, अपने मांग को रखते थे इसी के तर्ज पे। देखिए अब इसमें हम देखते हैं उदारवादी, उदारवादी इसी को क्या बोला जाता है, नरमपंथी। नरमपंथी नेता कौन कौन हुए हैं, और दूसरा देखेंगे गरम दल के नेता। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता है और कौन सा गरम दल के नेता है। देखिए उदारवादी नेताओं का नाम देखते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद दिनसा, दिनसा ई वाचा, दिनसा ई वाचा। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र सुरेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद रमेश रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। इसके बाद एक गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखिए डॉक्टर रास बिहारी, रास बिहारी घोष। और देखिए आनंद, ये आनंद मोहन, आनंद मोहन बसु। उसके बाद मनमोहन घोष, कौन है, मनमोहन मनमोहन घोष, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इस तरह से ये क्या है हमारे गरम दल के नरम दल के नेता। उसके बाद देखते हैं गरम दल के नेता में कौन कौन है। देखिए लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष, ठीक है। इस तरह से इन तीनों को, ठीक है, क्या जाना जाता नाम से,
बाल और पाल। क्वेश्चन आता है कि लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है। लाल से लाला लजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, अरविंद घोष। तो ये चार जो है गरम दल के नेता हैं। इधर ये सारे जो है उदारवादी नेता हैं। इसको हमें दिमाग में फिट कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, ठीक है। देखिए कैसे याद रखेंगे, अभी मैं आप लोगों को याद कराता हूँ। देखिए, उदारवादी नरम पंथी। उदार मतलब क्या होता है, नरम, ठीक है, मतलब मुलायम, मतलब नाम से पता चल रहा है नरम है, मुलायम है, ठीक है। उदारवादी है, मतलब इससे देखिए हम एक बुजुर्ग के फीलिंग हो रही है। बुजुर्ग लोग क्या होते हैं, नरम होते हैं, उदारवादी होते हैं। इस तरह से इधर सारे जो नाम आएगा वो बुजुर्ग के तरफ पे आएगा। सबसे पहला देखिए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या है, बुजुर्ग आदमी है, तो क्या रहेंगे, उदारवादी रहेंगे, नरमपंथी रहेंगे, ठीक है। दिनसा ई वाचा, देखिए इनको दीन में भी क्या है, देखने में दिक्कत होता है, ठीक है। दिनसा सा मतलब भी देखना होता है, ठीक है। तो दीन में भी इन्हें देखने में दिक्कत होती है, वाच मतलब देखना, तो दिनसा ई वाचा, तो क्या होंगे, उदारवादी होंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिए सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र में है इंद्र, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी में है इंद्र, ठीक है। तो क्या है, सुरेंद्र इंद्र, तो इंद्र भगवान, मतलब जो इंद्र भगवान की पूजा करेगा तो वो भी क्या रहेगा, उदार ही रहेगा, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, देखिए बदरुद्दीन, ठीक है, तैयब जी, मतलब देखिए कैसे याद रखेंगे, दिन में भी उनका तबीयत हमेशा खराब ही रहता है, ठीक है, बदतर ही रहता है। तो इस तरह से ये भी उदारवादी में रहेंगे। रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, रमेश, ठीक है, वो हमेशा मेस में खाना खाते हैं। देखिए यहाँ रमेश में मेस है, मेस मतलब होता है होटल, ठीक है, तो वो होटल में खाना खाते हैं, इसका मतलब उन्हें वो भी क्या होंगे, उदारवादी होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए गोपाल कृष्ण, ठीक है, गोपाल मतलब और कृष्ण मतलब भी क्या होता है, भगवान गोपाल कृष्ण का ही दूसरा नाम है, मतलब वो भी क्या होंगे, जो कृष्ण के भक्ति में रहता है वो भी क्या होगा, नरमपंथी यही होगा, ठीक है। रास बिहारी घोष, देखिए उसको रस जो है, इतना बुजुर्ग है कि उसको रस भी क्या घोष घोष कर देना पड़ता है, चम्मच से मुंह में डालना होता है, ठीक है। वो भी क्या है, बुजुर्ग ही है। आनंद मोहन बसु, ठीक है, मोहन मतलब ही बताया था कृष्ण होता है, जो कृष्ण कृष्ण में भी बस आनंद लेते हैं, बसे हुए हैं, वो भी क्या होंगे, नरमपंथी होंगे। मनमोहन घोष, जो मन को मोह लेता हो, मनमोहन, ठीक है। तो इस तरह से फिरोज शाह मेहता, जो शाह मतलब फिरोज, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से इधर सारे जो नाम में क्या आ रहा है, बुजुर्ग का फीलिंग आ रहा है, इस तरह से ये समझ जाएंगे ये सारे क्या होंगे, उदारवादी होंगे, ठीक है, नरमपंथी नेता होंगे, जिसमें भी बुजुर्ग का फीलिंग आ रहा हो नाम में। देखिए इधर गरम दल, इसमें सब में जो है एक क्रांतिकारी नाम आएगा, जैसे लाला लाजपत राय, वो क्या हमेशा लाले लाल रहते हैं, लाल रहते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, वो हमेशा तिलक लगाकर क्या, तलवार लेकर, गोली लेकर, बंदूक लेकर तैयार रहते हैं, इस तरह से, ठीक है। विपिन चंद्रपाल, ठीक है, वो विपिन चंद्रपाल, देखिए विपिन चंद्रपाल मतलब चंद्रमा को भी वो पालते हैं, तो क्या होंगे, गर्म ही होंगे बहुत ही। इस तरह से अरविंद घोष, ठीक है, इस तरह से वो हमेशा घोष लगा के रखे, अंग्रेजों को भगाना है, तो इस तरह से हम लाल बाल पाल याद रख लेंगे, गरम दल के नेता, और अरविंद घोष, तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर लेंगे, रखने से क्या है, हम भूल जाएंगे वहां पे, फिर समझ में नहीं आए, इस तरह से रिलेट कर लेंगे, दोनों को समझ लेंगे, तो क्या होगा, आसानी से ऑप्शन से हम पकड़ लेंगे कि कौन सा गरम दल के नेता है, कौन से नरम दल के नेता है। इस तरह से हम देखिए उदारवादी ने क्या है, दो पद्धति का नियोजित किया था, नियोजन किया था, कौन कौन सा, मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना, मतलब कि हम क्या पहले अकेले, मतलब उनका बात जब मानना बंद हो गया, अंग्रेज जो है नरमपंथी नेताओं की बात रखते थे, अपना पिटीशन देते थे, लेकिन वो मानता नहीं था, तब इन्होंने क्या मतलब नीति अपनाया, ठीक है, कि क्या करेंगे, अब जनमत बनाना शुरू किया, ठीक है, मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना, राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक करना, ब्रिटिश सरकार की उनकी मांग के तर्ज पर सुधार लाने के लिए राजी करना, मतलब जो उनकी मांग है उसके अनुसार उसे राजी करवाना, जबरदस्ती, मतलब ठीक है। तो इस तरह से ये दो नीति अपनाकर उदारवादी ने अपनी पद्धति को इस अनुसार आगे कार्य करना शुरू किया। नरमपंथी की 3 P 3 P के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रार्थना, याचिका और विरोध, प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट के माध्यम से वो क्या करते थे, मतलब अंग्रेजों को अपनी बात रखने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है। उदारवादी नेता, ठीक है, याद करा दिया, जिसमें बुजुर्ग का फीलिंग हो, ठीक है, उस तरह से नरमपंथी, और जिसमें क्रांतिकारी का फीलिंग हो, ठीक है, वो गरमपंथी, तो इस तरह से ध्यान रख लेंगे। आगे हम इससे आगे देखते हैं। देखिए नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के नाम याद कर लिए,
हम देखते हैं इन दोनों में अंतर। देखिए, नरमपंथी और गरमपंथी में अंतर, ठीक है, में क्या दोनों में डिफरेंस था, ठीक है। देखिए, एक तरफ नरमपंथी, दूसरी तरफ हम, ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं एक एक करके। देखिए नरमपंथी, देखिए नरमपंथी, नरमपंथी भारत के लिए उपनिवेशिक औपनिवेशिक 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 शासन में सुधार चाहते थे, ठीक है। क्या चाहते थे? भारत में नरमपंथी भारत के लिए क्या है, औपनिवेशिक शासन में क्या चाहते थे? सुधार चाहते थे। देखिए गरमपंथी इसके उलट क्या चाहते थे? गरमपंथी स्वराज चाहते थे, ठीक है, बदलाव चाहते थे, स्वराज चाहते थे। देखिए नरमपंथी, देखिए नरमपंथी संवैधानिक तरीके से, ठीक है, प्रार्थना प्रार्थना आवेदन और अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना क्या चाहते थे, ठीक है। संवैधानिक तरीके से प्रार्थना आवेदन अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन गरमपंथी या उग्रवादी नेता, ठीक है, ये क्या चाहते थे? बहिष्कार, ठीक है, आंदोलन और राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, तो अपने देश की शिक्षा, ठीक है, द्वारा क्या चाहते थे? स्वराज, क्या चाहते थे? स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। देखिए नरमपंथी, देखिए नरमपंथी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे तथा, ठीक है, उसी के आधार पर भारत का, ठीक है, निर्माण करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन गरमपंथी नरमपंथी, ठीक है, नरमपंथी पश्चिम, ठीक है। देखिए नरमपंथी प्राचीन प्राचीन भारतीय प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिक्षा को, ठीक है, शिक्षा को क्या है, शिक्षा को श्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठ, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टा हो रहा है। देखिए आगे ये क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, तथा उच्च शैली
उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। लेकिन ठीक है, गर्मपंथी, ठीक है, आंदोलन को ठीक है, उग्रवादी आंदोलन को मध्य निम्न तथा समान जनता के बीच ले जाना चाहते थे, ठीक है। देखिए, नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या अंतर है। नरमपंथी भारत के लिए औपनिवेशिक शासन में सुधार चाहते थे। क्या चाहते थे? नरमपंथी भारत के लिए औपनिवेशिक शासन में सुधार चाहते थे, मतलब जो औपनिवेशिक शासन चल रहा है उसमें बस बदलाव चाहिए, सुधार चाहिए। लेकिन ये मतलब ये क्या चाहते थे? बदलाव, मतलब कोई ये नहीं चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, अपना शासन चाहिए, अपना राज चाहिए, मतलब अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए। ये अंग्रेजों का शासन में ही बस सुधार चाहते थे, लेकिन ये पूर्ण बदलाव चाहते थे, ठीक है। हमें उनका शासन नहीं चाहिए, अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, अपना राज्य, अपना शासन चाहिए। संवैधानिक तरीके से प्रार्थना, आवेदन और अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। ये जो है प्रार्थना याचिका के द्वारा, पिटीशन के द्वारा क्या है, बस उनसे अपना मांग रखना, रियायत चाहते थे, मतलब उसमें कुछ छूट चाहते थे। लेकिन ये बहिष्कार और आंदोलन राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। हम अपने देश की शिक्षा को, अपने देश के लोगों को शिक्षित करके क्या करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजों का यहाँ से बहिष्कार करना है। पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे जो नरमपंथी थे, वो क्या थे? पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे। उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे, पश्चिमी शिक्षा की संस्कृति के आधार पर ही भारत का निर्माण करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन गर्मपंथी वाले लोग जो भारत में प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिक्षा थी उसी को श्रेष्ठ मानते थे, उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे, प्राचीन संस्कृति और शिक्षा के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन तथा उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। ये जो थे नरमपंथी वाले लोग, ठीक है, उदारवादी लोग, नरमपंथी लोग, ये क्या है? शहरी लोगों का और जो उसमें आंदोलन करता है उसके नेतृत्व करते थे। लेकिन ये जो है आंदोलन को मध्य निम्न तथा समान जनता के बीच, ठीक है, ले जाना चाहते थे। इसीलिए ये दोनों डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, कि नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या अंतर है, मिलान करने के लिए भी आ जाता है। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने के बाद आगे इससे देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद, ठीक है। आगे इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। देखिए, इसमें उदारवादियों की संवैधानिक मांगे क्या क्या थी, हम देखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट संवैधानिक मांगे, ठीक है। देखिए, उग्रवादियों की संवैधानिक मांगे क्या क्या थी। देखिए, सबसे पहले प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी क्या किया जाए, बढ़ाई जाए, ठीक है। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाई जाए। और क्या थी मांगे? देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या किया जाए, पृथककरण, मतलब दोनों को अलग किया जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। उसके बाद देखिए, केंद्र और प्रांत मतलब राज्य, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, ठीक है।
केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए। उसके बाद देखिए जो वायसराय की कार्यकारी वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व, ठीक है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। देखिए वायसराय के जो कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। उसके बाद देखिए उच्च मध्यम वर्ग, देखिए उच्च मदों पर ठीक है अधिकांश क्या हो निर्वाचित भारतीयों ठीक है, देखिए उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित क्या हो भारतीय हो, ठीक है, क्या हो भारतीय हो, जितना भी निर्वाचित हो उसमें क्या हो अधिकतर भारतीय होना चाहिए उच्च पदों पे। देखिए संवैधानिक मांगे ये क्या थी, उदारवादी की संवैधानिक मांगे थी। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित भारतीय हो, और एक था ठीक है देखिए बजट पर नियंत्रण, इस तरह से ये प्रमुख संवैधानिक मांगे थी इसकी उदारवादियों की। इस तरह से ये उदारवादियों की 6 प्रमुख मांगे थी जिसको वो अपने आंदोलन और पिटीशन के द्वारा अंग्रेजों से मांग रखते थे, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक मांगे के बाद इनकी आर्थिक मांगे भी थी। देखिए उदारवादियों की आर्थिक मांगे क्या क्या थी। देखिए आर्थिक मांगे थी नमक और चीनी पर कर, ठीक है, कर समाप्त किया जाए, ठीक है, समाप्त किया जाए, ठीक है। देखिए नमक और चीनी पर जो कर टैक्स शुल्क लगाया जाता था उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। कर टैक्स शुल्क एक ही बात होती है, नमक और चीनी पर कर टैक्स और शुल्क को क्या किया जाए समाप्त किया जाए। ये क्या थी उनकी आर्थिक मांगे थी नरमपंथियों की। देखिए सेना के खर्च में, ठीक है, कमी की जाए, ठीक है, सेना के जो खर्च है उसमें कमी की जाए, सेना पे इतना ज्यादा खर्च नहीं करना, ये मांगे थी। देखिए ठीक है, और किसानों पे जो भू राजस्व, देखिए भू राजस्व में कमी की जाए जिससे क्या हो किसानों का आर्थिक बोझ क्या हो जाए कम हो जाए, ठीक है। और ठीक है इसके बाद एक और है देखिए, ठीक है, कृषकों मतलब किसानों के लिए कृषकों के लिए ठीक है बैंक की मांग किया गया था। देखिए नमक और चीनी पर टैक्स को समाप्त किया जाए, सेना के खर्च में कमी की जाए, भू राजस्व में कमी की जाए जिससे किसान का बोझ कम हो सके, कृषकों के लिए बैंक की मांग किया गया था, ग्रामीण बैंक, हर गांव में बैंक होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से देखिए इसमें एक पॉइंट आर्थिक में एक पॉइंट और बच गया है। देखिए क्या है, देखिए
सरकारी सहायता और टैरिफ, सरकारी सहायता और देखिए टैरिफ संरक्षण संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योग का प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, ये भी प्रमुख मांगे थी। सरकारी सहायता और टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योग को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये देखिए 5 आर्थिक मांगे और 6 संवैधानिक मांगे। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, संवैधानिक मांगे, संवैधानिक मतलब नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार, ठीक है, जो उदारवादी की मांग थी उसे संवैधानिक मांगे बोला जाता है। तो प्रशासन में जो है, प्रशासन मतलब ठीक है, जितने भी रक्षा का कार्य होता था उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। जो प्रशासन में उच्च पद है उस पर भारतीयों का भी नियुक्ति किया जाए। अंग्रेज क्या करता था, जितना भी प्रशासन में उच्च पद होता था सारे ऑफिसर का पद क्या है, अंग्रेज होते थे। और छोटे मोटे जो ठीक है, सेना में जो छोटे मोटे अधिकारी होते थे, छोटे मोटे जो पद होता था वो भारतीयों को बस दिया जाता था। सारे बड़े पद पे क्या होता था, अंग्रेजों की भागीदारी होती थी। इसी में मतलब उदारवादी की मांग थी कि भारतीयों की भागीदारी उसमें बढ़ाई जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। मतलब जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या है, दोनों एक ही मतलब एक ही होता था। कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ कार्य करती थी। अगर कार्यपालिका कोई क्या है गलत कार्य करी, कोई वो करी, तो उसमें जो है न्यायपालिका उस पर क्या है हावी नहीं होती थी। न्यायपालिका उसे सजा देने में असमर्थ हो जाती थी। तभी मतलब इसमें की मांग थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व ना हो, दोनों पृथक हो, दोनों अलग अलग हो। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए। ठीक है, जो विधानसभा था और विधान परिषद था, केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों में विस्तार किया जाए, इसकी संख्या को बढ़ाया जाए। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, पर्याप्त जगह की मांग किया गया था। जो वायसराय का कार्यकारी परिषद था मतलब कार्य करने वाले, काम करने वाले जो परिषद था उसमें अंग्रेज होते थे। सारे भारतीय को जगह नहीं मिलती थी। क्या बोला गया कि भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसमें भी भारतीय को शामिल किया जाए। उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित भारतीय हो, मतलब ये बोला गया कि उच्च पद जितना भी हो उसमें इंडिया में ज्यादातर क्या हो, भारतीय हो, अंग्रेज नहीं हो। बजट पर नियंत्रण हो, बजट पे क्या हो, नियंत्रण हो। अलीगल तरीके से बजट पेश नहीं किया जाए। ठीक है, जहाँ जरूरत हो उसी के अनुसार बजट बनाया जाए। नमक और चीनी पर अब क्या है, आर्थिक मांगे। ठीक है, उदारवादियों के द्वारा आर्थिक मांगे क्या क्या थी, नमक और चीनी पर ठीक है कर, टैक्स, शुल्क समाप्त किया जाए। सेना के खर्च में कमी की जाए, सेना का जो खर्च है उसमें कमी की जाए। भू राजस्व में कमी की जाए जिससे किसानों का जो बोझ है वो कम हो सके। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा उस पर टैक्स लगा दिया जाता था किसानों पे, जो किसान क्या है कर्ज में डूब जाते थे, तो इसकी मांग थी। ठीक है, कृषकों के लिए बैंक की मांग किया गया कि हर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक खोला जाए। ठीक है, हर जगह पे बैंक खोला जाए जिससे किसान क्या है साहूकार से ना टैक्स कर साहूकार से ना क्या है कर्ज लेकर, बैंक से कर्ज लेकर अपना कार्य चला सके। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि साहूकार बहुत ही महंगे रेट पे क्या किसान को कर्ज देते थे जिससे किसान की क्या है और भी आर्थिक कमजोरी हो जाती थी। इसी तरह से मांग किया गया था, कृषकों के लिए बैंक की मांग किया गया था। सरकारी सहायता और टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योग का प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, सरकारी सहायता और टैरिफ के माध्यम से क्या किया जाए, आधुनिक उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि उद्योग बढ़ेगा तभी क्या होगी, भारत में विकास होगा, भारत के लोगों को कार्य मिलेगा। आगे इससे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट और भी एक टॉपिक और बचा है, उसको देखते हैं। देखिए अब एक प्रमुख है प्रशासनिक मांगे। उदारवादियों द्वारा क्या है, प्रशासनिक, क्या देखेंगे, प्रशासनिक मांगे। ठीक है, देखिए प्रशासनिक मांगे क्या क्या थी उदारवादियों की। देखिए सबसे पहले भारतीय भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड, ठीक है, भारत और इंग्लैंड में एक साथ क्या हो,
आयोजित हो। ठीक है, मतलब सिविल सेवा की जो परीक्षा है, ठीक है, जो भारत और इंग्लैंड में दोनों में एक डेट में एक साथ आयोजित किया जाए, क्योंकि भारतीय लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, इसके बाद देखिए स्थानीय 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 न्याय को देखिए स्थानीय स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दिया जाए। स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दिया जाए। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा का क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। उसके बाद देखिए 1887, ठीक है, देखिए 1878 ईस्वी के शस्त्र अधिनियम अधिनियम शस्त्र अधिनियम और लाइसेंस अधिनियम को समाप्त किया जाए। ठीक है, निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, देखिए 1878 ईस्वी के जो शस्त्र अधिनियम है, लाइसेंस अधिनियम है, इसको समाप्त किया जाए। इस क्या था 1878 का शस्त्र अधिनियम और लाइसेंस अधिनियम, इसके तहत ये नियम बनाया गया था 1878 में कि अंग्रेज जो है हथियार, गोला बारूद, ठीक है, अपना रख सकते हैं, लेकिन भारतीयों को इसकी लाइसेंस नहीं मिलेगी, इसको रखने की इजाजत नहीं थी। 1878 के जो लाइसेंस अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत भारतीयों को हथियार रखना गैर कानूनी कर दिया गया था। ठीक है, इसी को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये क्या थी, प्रशासनिक मांगे थी। देखिए, ठीक है, देखिए बागवान श्रमिकों को, ठीक है, बागवान श्रमिकों को, ठीक है, काम करने की स्थिति में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक है, ये मांग थी उदारवादियों की। बागवान या बागान में जो श्रमिक को काम करने की स्थिति थी, उसमें सुधार किया जाए। देखिए देखिए विदेशों में, ठीक है, विदेशों में जो भारतीय मजदूर जाते थे, भारतीय मजदूरों को क्या किया जाए, बेहतर बेहतर इलाज किया जाए। तो क्या किया जाए, विदेश में जो भारतीय मजदूर कार्य करने के लिए जाते थे, उसका क्या हो, ठीक है, विदेशों में क्या हो, भारतीय मजदूरों का बेहतर इलाज हो, ये मांग किया गया था। उसके बाद देखिए कल्याण कल्याण और कल्याण पर व्यय कल्याण पर व्यय में कल्याण पर व्यय में वृद्धि की जाए। ठीक है, जो कल्याण पे व्यय है, खर्च है, उसको बढ़ाया जाए, कल्याण पर व्यय की वृद्धि की जाए। देखिए प्रशासनिक मांगे, आर्थिक मांगे, ठीक है, और राजनीतिक मांगे सब देख लिया। देखिए प्रशासनिक मांगे, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित किया जाए। ठीक है, जो आईएएस का एग्जाम अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था, ठीक है, उदारवादियों द्वारा क्या मांग किया गया कि दोनों जगह पे पेपर क्या हो, एक साथ हो। स्थानीय निकाय के अधिक शक्ति दिया जाए। जो भारत में स्थानीय निकाय था, ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में, ठीक है, जो है स्थानीय निकाय है, वो उसमें क्या किया जाए, स्थानीय निकाय को अधिक शक्ति दिया जाए, उसको भी पावर दिया जाए, केंद्र में पावर नहीं रखा जाए, इस तरह से मांग किया गया था। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, 1878 ईस्वी का जो शस्त्र अधिनियम था, इसको समाप्त किया जाए, निरस्त किया जाए। 1878 का शस्त्र अधिनियम अभी बताया था आप लोगों को, इसमें क्या था, अंग्रेजों को शस्त्र रखने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इंडियन को शस्त्र रखना गैर कानूनी
घोषित कर दिया गया था 1878 का शस्त्र अधिनियम के तहत। बागवानी श्रमिकों को काम करने की स्थिति में सुधार किया जाए, ठीक है, टाइम फिक्स किया जाए, कितना देर काम करना है, कब काम करना है, ठीक है। विदेशों में भारतीय मजदूरों को बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए, पहले इंडिया में ही बेहतर इलाज करवा लेते, फिर विदेश में करवाते, ठीक है। इस तरह से कल्याण पर व्यय में वृद्धि की जाए, इस तरह से उदारवादी चरण की ये प्रमुख मांगे थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे इससे अगले क्लास में, ठीक है। आगे हम मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए इसमें एक क्या है, नागरिक अधिकार की मांग भी किया गया। देखिए नागरिक अधिकार की मांग क्या क्या किया गया। देखिए संघ बनाने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद भाषण देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद एक, ठीक है, स्वतंत्र प्रेस का अधिकार दिया जाए। इस तरह से नागरिक अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, स्वतंत्र प्रेस का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, इस तरह से कुछ था नागरिक, ठीक है, नागरिक अधिकार की मांग किया गया था उदारवादियों के द्वारा। इससे इतना इम्पोर्टेंट, अब अगला जो है अगले क्लास में बात करेंगे इससे आगे, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी बचा हुआ है, अगले क्लास में मिलते हैं।